हे गाइस, और क्या नहीं चल रहा है। मोस्ट वेलकम बैक अगेन टू अवर चैनल एबीसीडी अपना बैलेंस कैरी डाउन। आज का अपना सब्जेक्ट है गाइस बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। सबसे फर्स्ट एंड लास्ट थिंग, प्राय चीज मैं आपको बता दूं गाइस, आप टेक्स्ट बुक पे ज्यादा रिलाई मत कीजिए, क्योंकि इस फर्स्ट एडिशन में इस टेक्स्ट बुक में ढेरों सारे मिस्टेक्स है गाइस। इस चैनल पे हम आपको टेक्स्ट बुक का सारा एनालिसिस करके जो करेक्ट चीज है, जो मॉडिफाइड चीज है, हम आपको वो दिखा देंगे। आप चैनल पर आके देख सकते हो। आपको मैं इस चैप्टर का फिर से एक इंट्रोडक्शन दे दूं, जैसे आपने 11 में किया था फाइनल अकाउंट्स। ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस हाँ है, इतना सा ही है कि आपको इसकी जो फर्म की बॉडी है, जो बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन है, वो अलग है। आपने 11 में जो किया था वो सोल प्रोप्राइटरशिप का था। कैपिटल एक ही बंदा ला रहा है, ड्राइंग्स एक ही बंदा कर रहा है, और प्रॉफिट और लॉसेस एक ही बंदा खा रहा है। इसमें क्या होगा, इसमें ड्राइंग्स एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। जितने पार्टनर्स हो गए उतने हो सकते हैं। कैपिटल उतने ही होंगे जितने पार्टनर्स हो गए। प्रॉफिट उतने ही लोगों में बटेगा जितने पार्टनर्स हो गए, और लॉसेस भी उतने ही लोगों में बटेगा जितने पार्टनर्स है। ठीक है ना। अकाउंटिंग हर एक फर्म की डिफरेंट होती है गाइस। सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग अलग होती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में बहुत सारे ओनर्स होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उनकी अकाउंटिंग अलग होती है। और पार्टनरशिप फर्म में अलग होती है। और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें भी अलग होती है। हम सबसे बेसिक सी बात जान लेते हैं, अकाउंटिंग वर्क कैसी करती है, उसकी जर्नी कैसी होती है, उसकी जिंदगी कैसी होती है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जिंदगी ऐसी होती है गाइस। पहले आप सोर्स डॉक्यूमेंट इकट्ठा करते हो, जैसे आपके रॉ कागजात हो गए, रॉ पर्चियां हो गई, बिल्स हो गए, कैश मेमोज हो गए, रिसिप्ट हो गए। आप सब जमा करते हो एक एक कर और उसकी फिर आप जर्नल एंट्रीज पास करते हो। जर्नल एंट्रीज पास हो गई, फिर आप लेजर पोस्टिंग करते हो। लेजर पोस्टिंग होने के बाद उसका एक एक्सट्रैक्ट ट्रायल बैलेंस बनाते हो। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हो। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। ये दोनों अकाउंट्स हो गए, ये स्टेटमेंट है गाइस। साल में ये कितनी भी बार बन सकती है, क्योंकि ये स्टेटमेंट है। और अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कोई भी अकाउंट साल में बस एक ही बार बनता है। यही कारण है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं और फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं, और इसमें हम डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखते और एज ऑन लिखते हैं। अब बात करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। फाइनल अकाउंट्स प्रॉफिट कंसर्न के लिए दो हिस्सों में बटा है। फाइनल अकाउंट्स ही नहीं, मतलब पूरा अकाउंटिंग ही दो हिस्सों में बटा है। पहला होता है प्राइम एंट्री, दूसरा होता है सेकेंडरी एंट्री। ओरिजिनल और फाइनल एंट्री। इसमें होता है सब्सिडरी बुक्स, जनरल डे बुक्स जैसे आपके होते हैं ना, परचेज बुक्स, सेल्स बुक, कैश बुक वगैरह वगैरह। ये आपकी होती है पहली एंट्री, प्राइम एंट्री। फिर वो जाते हैं लेजर पोस्टिंग की तरफ। लेजर पोस्टिंग वगैरह, फिर ट्रायल बैलेंस हो गया आपका, एंड देन द लास्ट थिंग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। सो अकाउंटिंग इन दो हिस्सों में बटी है। फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है गाइस, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम्स जो आपके फर्म की पहचान है, ये बात आप पहले जान लो। आपने जैसे 11 में पढ़ा होगा, एक होती है इनकम, इनकम होती है, और रेवेन्यू होती है। इनकम में आपके बिजनेस की सारी अर्निंग्स होती है, जैसे मिसलेनियस अर्निंग हो गई। और रेवेन्यू, आपका बिजनेस बना किस लिए, आप कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, वो जाता है आपके ट्रेडिंग में। यही रीजन होता है। इनकम में आपके जो कमीशंस होते हैं, जो भी मिसलेनियस यार, कमीशंस, इंटरेस्ट, जो भी चार्ज आप करते हो, जो भी आप लेते हो या फिर देते हो इंटरेस्ट, वो होता है इनकम में। और रेवेन्यू, आपका बिजनेस बना किस लिए, उसका मेन आइडिया, उसका एक्चुअल रीजन, उसकी एक्चुअल गेनिंग जो होती है वो रेवेन्यू होती है। अब इसका एग्जांपल ऐसे ले लो, सपोज आपकी गारमेंट की शॉप है, गारमेंट्स की, कपड़ों की। आपने कपड़े बेचकर जो कमाया वो हुआ आपका रेवेन्यू, क्योंकि आपका उसी का तो शॉप है, गवर्नमेंट का, रीजन तो वही है। और इनकम क्या हो गया, मान लो आपने किसी फंड में इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया, और आपको जो इंटरेस्ट मिला, जो भी आपको इनकम मिली, वो वाली इनकम, वो वाली मिसलेनियस इनकम जो आपके गारमेंट्स के शॉप से अलग थी, वो हो गई इनकम। सो यही डिफरेंस होता है इनकम और रेवेन्यू में। सो आप ट्रेडिंग अकाउंट में बस रेवेन्यूज लिखते हो, ठीक है। आपने जो डायरेक्टली कमाया, जो सेल हुआ, उतना ही लिखो।
अगर आपका जो गुड्स है, जो स्टॉक है, वो आपके फर्म से, आपके बिजनेस से बाहर चला गया या फिर अंदर आया, वो यहाँ पर आता है। फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो यहाँ पर आएगी। आपके बिजनेस ऑफिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी चीजें रिलेटेड है वो पीएनएल अकाउंट में आएगी। सो इसी का उल्टा, इसी का अपोजिट पीएनएल, मिसलेनियस, जो भी आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं। मान लो आपके कपड़े का जो शॉप है, जो भी आपका बिजनेस है, उसका जो उसकी जो फैक्ट्री है वो है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, और आपका जो कपड़े का है ऑफिस वगैरह जो भी शॉप है वो है मुंबई में। जो भी चीजें दिल्ली में चल रही है, जो भी आपके फैक्ट्री में चल रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। दिल्ली की कोई भी चीजें यहाँ पर ना आएगी। आपकी बस जो भी ऑफिस है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क चल रहा है, आपका जो भी शॉप का काम चल रहा है, वो यहाँ पर आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट जान लो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम्स, और फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, और फैक्ट्री में आपने कमाया, जो इनकम हुई गुड्स वगैरह बेचकर, वो इनकम्स। पीएनएल में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स, मिसलेनियस इनकम्स और मिसलेनियस एक्सपेंसेस, और एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस, इनकम्स। बचा आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में होती है लाइबिलिटीज और असेट्स। लाइबिलिटीज यानी जो चीजें आपको चुकानी बाकी है, जो आप पे लाइबिलिटीज है, आपके कर्जे वगैरह हो गए, वो हो गए लाइबिलिटीज। और असेट जो आपके पास स्टॉक है, प्रॉपर्टी है, आपकी खुद की चीजें है, वो हो गई असेट। सो चलिए गाइस, बिना देरी करे अपना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन शुरू करते हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं पहला इलस्ट्रेशन, दया एंड क्षमा का। पहली चीज, आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, पूरा आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्वेश्चन पढ़ लेना। उसके बाद एडजस्टमेंट पढ़ना। एडजस्टमेंट में जो चीजें हैं जो आपको दिख रही है यहाँ पर, वो मार्क कर लेना। जैसे मार्क्स मैंने कर लिया यहाँ पर। और जो कैपिटल का रेशियो जो दिया है, वो सबसे पहले देख लेना कि रेशियो कितना है। यहाँ पर रेशियो दिए होते हैं, उसी से आपको आपका जो कैपिटल है, जो भी प्रॉफिट है, वो डिवाइड करने आएगा। अब बात करते हैं सिंपलेस्ट ट्रिक की। ये फंडा जान लो गाइस। ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट साइड में होता है वो बस एक्सपेंस होते हैं या फिर असेट होते हैं, बस एक्सपेंस या असेट। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में जो भी होता है बस इनकम या लायबिलिटी। कभी भी क्रेडिट बैलेंस में आपको एक्सपेंस नहीं दिया जाएगा या असेट नहीं दिया जाएगा। अब जब हम सॉल्व करेंगे, आप तब खुद देख लेना कि कैसे नेचुरली जो भी एंट्रीज है वो डेबिट में है तो क्या होती है, असेट या एक्सपेंस। कभी भी यहाँ पर लायबिलिटी आएगी नहीं या इनकम आएगा नहीं, यहाँ पर एक्सपेंस आएगा नहीं या असेट आएगा नहीं। इसीलिए अकाउंटिंग को साइंटिफिक मेथड कहा जाता है। तो चलो गाइस, पहले मार्किंग कर लेते हैं। पहला है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को आप सर्कल कर लो, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स भूल जाते हैं क्लोजिंग स्टॉक को लिखने में। इससे बड़ा सा सर्कल कर लो ताकि आपको ये याद रहे। सेकंड है डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी, 5% और 3% रिस्पेक्टिवली। पहला है 5% तो बिल्डिंग का, सेकेंड मशीनरी 3%। मशीनरी को टिक कर दो, बिल्डिंग को टिक कर दो। सेकेंड है बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर्ड बिल ऑफ 3000। ये जो बिल रिसीव होने वाले थे अपने को, उसमें से 3000 के डिसऑनर हो गए, मतलब धोखा दे दिया हमको, सो उसे भी टिक कर लो। गुड्स वर्थ 1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज। कैपिटल में दया को टिक करो। ऐसा क्यों? क्योंकि दया ने कैपिटल लाई, दया ने गुड्स डाला बिजनेस में और उसी गुड्स को उसने वापस निकाल लिया, तो हम कैपिटल से तो लेस करेंगे ना गाइस। और इसका सेकेंड इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि गुड्स जा रहे हैं, ठीक है। अब सेकेंड इफेक्ट कहा मैंने, सेकेंड इफेक्ट इसलिए कहा मैंने क्योंकि जो आपका ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस में हमेशा वन ही इफेक्ट होता है, एक ही इफेक्ट्स होते हैं। और एडजस्टमेंट में दो इफेक्ट्स होते हैं, आपको दो एंट्रीज करने पड़ते हैं। आप अगर ट्रेडिंग में डाल रहे हो डालो, फिर पीएनएल में डालो या फिर बैलेंस शीट में डालो, आपको दो इफेक्ट देने पड़ते ही है। ट्रायल बैलेंस में कभी कभी ऐसा होता है, आपको ऐसा हिडन एडजस्टमेंट दिया होता है, इसमें आपको दो इफेक्ट देने पड़ते हैं। इफेक्ट बोल रहा हूँ, इफेक्ट यानी क्या यार? इफेक्ट यानी आपको दो बार रिकॉर्ड करना पड़ता है। इसमें जो किया उसको बस एक ही बार रिकॉर्ड कर दो, और इसमें जो किया उसको दो बार रिकॉर्ड कर दो। आप प्रैक्टिकली आगे देखोगे कि उसको कैसा करना है। मैंने इसका फॉर्मेट बना दिया गाइस। आपको सबसे पहली चीज करनी है, एंट्रीज आप पहले डाल दो। सबसे पहली एंट्री जानी चाहिए ओपनिंग स्टॉक की।
आपको ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, ओपनिंग स्टॉक देते ही है, स्टॉक दिख रहा है आपको, ये एंट्री डालनी है, पहले डाल दिया, फिर परचेस की डालो, परचेस की डाल दी, देखो क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस के रिटर्न्स है या नहीं, परचेस रिटर्न्स है तो लेस रिटर्न्स करो, जो भी हमने खरीदा परचेस किया उसमें से हमने कुछ वापस कर दिया तो लेस होगा परचेस में से। इन द सेम वे सेल्स रिकॉर्ड करो, फिर उसमें जो भी रिटर्न्स है वो लेस करो। अब बात करते हैं अनरिकॉर्डेड की। अनरिकॉर्डेड क्या होता है भाई? अब मान लो मैंने मेरा ट्रायल बैलेंस जो है वो मैंने 25 मार्च को बना दिया, साल तो खत्म होता है 31 मार्च को, पर 25 के आगे क्या मेरे कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो गए? सो जो आगे वाले ट्रांजेक्शन होते हैं, जो बचे हुए ट्रांजेक्शन है वो होते हैं एडजस्टमेंट्स में आते हैं। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद जो भी होता है वो एडजस्टमेंट में आते हैं, इसीलिए उसके दो इफेक्ट होते हैं। सो मैंने सेल्स तो रिकॉर्ड कर लिया था, पर कुछ सेल्स थे जो 25 मार्च के बाद भी सेल्स हुए थे, वो तो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया। सो आप उसको रिकॉर्ड कर दो, यहाँ पर ऐड होगा। ऐसे ही इन द सेम वे अगर आपने कुछ परचेजेस किए 25 के बाद, 25 मार्च के बाद, वो भी आप ऐड कर दो। सबसे पहली चीज करनी है ऐड करना है, फिर लेस करना है। पॉजिटिव चीज पहले ऊपर लिखनी है, फिर लेस करते जाना है हमें। जो भी आपकी प्राइम एंट्री होगी उसके नीचे ऐड 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 जो भी सारे चीजें ऐड करने हैं वो पहले ऐड कर दो, फिर सारी चीजें लेस कर दो। इस वे में आपको एंट्रीज करने हैं। मैंने इसके अमाउंट डाल दिए यहाँ पर, आप देख सकते हो। ओपनिंग स्टॉक की मैंने आउटर कॉलम में डाल दी क्योंकि इसकी कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। फिर परचेज की डाल दी मैंने इनर कॉलम में, लेस कर दिया रिटर्न्स, इतना अमाउंट आया। फिर सेल्स का मैंने इनर कॉलम में लिखा अनरिकॉर्डेड सेल्स मैंने ऐड कर दिया, इतना लेस कर दिया, रिटर्न्स बचा इतना। कैपिटल में मैंने दया का अमाउंट लिख दिया, जो भी उसने कैपिटल लाया था। क्षमा का मैंने लिख दिया। कैपिटल में आप देखो दया या फिर जो भी पार्टनर है उसके उसके लिए 3 आपको लाइंस छोड़ने होंगे, क्योंकि यहाँ पर ड्राइंग्स हो सकती है, यहाँ पर उसका प्रॉफिट या लॉस दे सकते हो आप, या बाकी जो भी अननोन चीजें आती हैं आपके जैसे वे में, आप उसके लिए जगह छोड़ दो। इतनी में जगह छोड़ दी 3 लाइंस की, आप भी छोड़ा कीजिए। ठीक है, हम यहाँ तक थे। हमारा 4th वाला हो गया था 10,000 का, जो दया ने पर्सनली उसके लिए ड्रॉ कर लिया था। अब 5th वाला था राइट ऑफ 1800 एज बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑन सन्डे डेटर्स। मैं आपको बोलता हूँ इसका मतलब आगे क्या होता है, बस आप मार्क कर दो बैड डेब्ट्स को, आरडीडी को और सन्डे डेटर्स को। ठीक है, मैंने मार्क्स कर दिया, मार्किंग कर दिया, आप भी कर दो। अब 6th वाली जो है गुड्स ऑफ 6,000 पर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यही तो हो गया आपका अनरिकॉर्डेड सेल्स। मैंने रिकॉर्ड कर दिया यहाँ पर, आप भी रिकॉर्ड कर दीजिए। ठीक है गाइस, पहली एंट्री बिल्स रिसीवेबल 28,000 जाएगा असेट साइड। मैंने एंट्री यहाँ पर कर दिया गाइस, आप देख सकते हो। बिल्स रिसीवेबल 28,000, उसमें से मैंने लेस कर दिया। बिल्स डिसऑनर जो हुए थे 3,000, बचा 25,000। अगली एंट्री वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस जो होते हैं वो आप लेबर्स को देते हो, मतलब डेली बेसिस पे जो काम करते हैं आप उनको वेजेस देते हो। एक बात जान लो, आपको एंट्रीज अलग अलग तरह से दी गई होगी वेजेस के। अगर आपको बस वेजेस ही दिया है सो वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। अगर आपको वेजेस एंड सैलरीज दिए, पहले क्या लिखा है वो देखिए, पहले वेजेस लिखा है सो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, बस सैलरीज अगर दिए सो पीएनएल के डेबिट में, और सैलरीज एंड वेजेस दिया है, पहला वर्ड देखिए सैलरीज दिया है सो पीएनएल के डेबिट में ही जाएगा। यार ऐसा क्यों, ऐसा फंडा क्यों है? अरे भाई समझो ना, आपका ऑफिस होगा, आपका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, सो आप जो भी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस करते हो उसमें आप अगर फर्नीचर लाया सो वेजेस तो देने वाले हो ना वर्कर को, अपने लेबर को, सो वो तो एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया एक्सपेंस। इसीलिए अकाउंटेंट्स ने ऐसा फंडा बनाया है। सो फिर से कहता हूँ, वेजेस दिया है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, वेजेस एंड सैलरीज दिए, पहला वर्ड देखो वेजेस है सो वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, सैलरीज दिया है पीएनएल डेबिट, सैलरीज एंड वेजेस दिया है, पहला वर्ड सैलरीज पीएनएल डेबिट। मैंने एंट्री कर दी है 2 वेजेस एंड सैलरीज 9,000। अब आता है सन्ड्री डेटर्स। डेटर आपका असेट हो गया, आपने उस बंदे पर, उस जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है उन पर आपने कर्ज बनाया है, सो आपके वो कर्जदार है, आप उनको आपको पैसा चुकाना है, सो वो आपकी असेट हो गई। अब एक बात जान लो, अगर डेटर्स ये आया वर्ड सो इससे आरडीडी अफेक्ट होगी, बैड डेट्स अफेक्ट हो गए, बिल्स रिसीवेबल भी अफेक्ट होगा, सेल्स भी अफेक्ट होगा,
ठीक है, ये सारी चीजें लिंक है एक दूसरे से। बैड डेप्स, आरडीडी, डेटर्स, सन्डे डेटर्स और अनरिकॉर्डेड सेल्स, जो सेल्स कहते हैं हम। सो फटाफट हम इसकी एंट्री कर देते हैं गाइस। ये आप देख सकते हैं गाइस, सन्डे डेटर्स की मैंने एंट्री कर दी है। इनर कॉलम में बिल्स डिसऑनर्ड जो हुए, जो हमको बिल्स जो लोग चुकाने वाले थे वो चुका नहीं पाए, तो वो भी हमारे कर्जदारी तो हुए गाइस, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। फिर हो गया अनरिकॉर्डेड सेल्स, जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किए। अब आप सेल्स करते हो या परचेस करते हो, बाय डिफॉल्ट हम उसे क्रेडिट बेसिस पर ही अज्यूम करते हैं। सो इसलिए मैंने तो सेल्स कर दिया, पर बंदे ने अमाउंट तो नहीं चुकाया। क्लैरिफिकेशन कहा किया है कि उसने अमाउंट दे दिया हमें, इसीलिए वो भी हमारा डेटर होगा, इसलिए ऐड कर दो 6000। अब लेस क्या करना है, बैड डेप्स न्यू। यहां पर देखिए, राइट ऑफ 1800 एज बैड डेप्स। इसका मतलब क्या हो गया, बैड डेप्स यानी क्या, बैड डेप्स यानी आपको धोखा देने वाले लोग। इन बंदों में से इतनों ने आपको धोखा दिया, मतलब इतने अमाउंट का आपको धोखा हुआ है। सो आप आपके कर्जदारों में से जो धोखा दे चुके हैं आपको, मक्कार जो भी है, उनको लेस करोगे ना यार। ठीक है, आपने आपके कर्जदार तो ऐड कर दिए, सारे हो गए। अब इनमें से इन धोखेबाजों को लेस कर दो, क्योंकि वो आपके कर्जदार रहे ही नहीं, वो भाग चुके हैं। ठीक है, आप इतना करोगे सो आपको जाकर मिलेगा आपके गुड डेटर्स, जो आपको अमाउंट दे सकते हैं, आपको लगता है कि ये दे सकते हैं। अब एक बात जान लो, मेरा पर्सनल सजेशन आपके लिए गाइस, अगर आपको लग रहा है कि आप डेटर्स में चले जा रहे हो, घुस रहे हो, धीरे धीरे करके आप अंदर दसते जा रहे हो, सो डेटर्स, बैड डेप्स जो भी है, आरडीडी, डेटर्स फैमिली के सारे जो भी ट्रांजेक्शन है, जो भी एंट्रीज है, एफर्ट्स है, वो एक साथ ही दे दो, एक साथ ही खत्म कर दो। आपको मैं बोल दूं कि ये जो फर्स्ट हमारा इलस्ट्रेशन है, ये बस डेटर्स पे ही बेस है, आपको समझाने के लिए कि डेटर्स के एंट्रीज कैसे करने हैं, बैड डेप्स के एंट्रीज कैसे करने हैं, क्या करना है, उस पर ही बेस है। सो चलो अगली एंट्री देखते हैं क्या है। हमने बैड डेट्स को रिकॉर्ड कर लिया, अब यहाँ पर दिया है आरडीडी 5% ऑन सन्डे डेटर्स। आरडीडी क्या होती है भाई, अब आरडीडी वो होती है, आपकी एक आशंका होती है कि इन गुड डेटर्स में से ऐसे कुछ प्रतिशत है, 5% है, जो मुझे धोखा दे सकते हैं। आपने 11 में पढ़ा है इस कंजर्वेटिज्म, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट ऑल पॉसिबल लॉसेस, जो आपको लॉस हो सकते हैं वो रिकॉर्ड कर दो। सो ये 5% के आपको लॉस हो सकता है, इसीलिए आपको रिकॉर्ड करना है सन्डे डेटर्स में। रिकॉर्ड करना है मतलब क्या करना है यार, सन्डे डेटर्स में से आपको लेस करना है, आपके कर्जदार कम हो रहे हैं, आपको ऐसा अज्यूम करना है कि आपको धोखा दे सकते हैं। इसको मैं अगर डील कर लूंगा इसके साथ, अगर मैं इसको ऐड कर लूंगा और जो अमाउंट आएगी उसमें से मैं ये माइनस करूंगा। याद रहे, आप जब भी आरडीडी निकालोगे, सो जो बैड डेप्स है ना, न्यू नए वाले जो धोखेबाज है, उनको तो पहले लेस करो, तभी जाके आपको गुड डेटर्स मिलेंगे। गुड डेटर्स के बेसिस पर ही तो आप आज्यूम कर सकते हो कि आपको वो धोखा दे सकते हैं। सो मैं इसके साथ डील कर लूंगा। सो मुझे जो अमाउंट मिलेगी वो है 1,39,700, जो मेरे गुड डेटर्स है। अब इन गुड डेटर्स पे मुझे 5% का आरडीडी निकालना है। 139,700 इंटू 5 अपॉन 100, ये 2 0 कट, ये 2 0 कट, इसको इससे इंटू कर दिया मैंने, आंसर आया 6985, 6985 आंसर आया। सो मैं यहाँ पर जाकर आरडीडी जो है मेरी वो लेस कर दूंगा, मुझे इन पे आशंका है। आरडीडी जो है न्यू, ये लिखना भूलिए मत आप, न्यू बैड डेप्स या न्यू जो भी आरडीडीज हैं, 6985 मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अब जब मैं इतना ऐड करूंगा, इतना लेस करूंगा, जो बची हुई अमाउंट जो मेरी रहेगी, जो मेरे एक्चुअल डेटर्स है, उनकी अमाउंट होगी 1,32,715। इतने मेरे एक्चुअल डेटर्स हैं। तो चलो यार, सन्डे डेटर्स का तो खत्म हुआ, अब मैं डेटर्स फैमिली में धस चुका हूँ। मैं बैड डेप्स भी यहाँ पर खत्म कर लूंगा। बैड डेप्स रिकॉर्ड करने के पहले एक बात जान लो यार, अगर आपकी ओल्ड आरडीडी आपकी न्यू आरडीडी से ज्यादा है सो पीएनएल डेबिट, और अगर आपकी ओल्ड आरडीडी न्यू आरडीडी से कम है, सॉरी वेट, आप फिर से देख लीजिए, मुझसे बोलने में शायद कुछ गलती हो गई। अगर आपकी ओल्ड आरडीडी जो है वो न्यू आरडीडी से ज्यादा होगी, सो वो पीएनएल के क्रेडिट साइड में आएगी, क्रेडिट साइड में। अगर आपकी ओल्ड आरडीडी न्यू आरडीडी से कम है ना, सो पीएनएल के डेबिट में आती है, डेबिट में। आपको मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कैसे करना है उसको। अब बस ये फॉर्मूला जो कॉन्सेप्ट है वो याद रख लो।
अगर आपकी न्यू आरडीडी ओल्ड आरडीडी से ज्यादा है सो पीएनएल डेबिट, अगर आपकी न्यू आरडीडी ओल्ड आरडीडी से कम है सो पीएनएल क्रेडिट। ठीक है, कंसाइजली ओल्ड आरडीडी अगर ज्यादा होगी सो पीएनएल क्रेडिट, ओल्ड आरडीडी अगर कम होगी न्यू आरडीडी से सो पीएनएल डेबिट। चलो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं इसका। आप देख सकते हो गाइस, मैंने बैड डेब्ट्स ओल्ड ऐड कर दिए है। जो पुराने मेरे धोखेबाज थे उनमें मैंने नए धोखेबाज ऐड कर दिए 1800। ठीक है, और ऐड कर दिया नई आरडीडी। जो मेरी पुरानी आशंका थी वो अब नहीं रही, मेरी नई आशंका है, मेरे नए डाउट्स है उन डेटर्स पर, मैंने वो ऐड कर दिया और लेस कर दिया आरडीडी ओल्ड। जो पहली बारी मेरी आशंका थी मैंने वो लेस कर दी। पर मान लो अगर जो मेरे पहली वाली आरडीडी थी, जो आशंका थी 1800, अगर इन सबसे ज्यादा होती तो मैं लेस कैसे करता। इसीलिए उसका इफेक्ट यहाँ पर जाता है पीएल के क्रेडिट में। इसीलिए अगर आपकी ओल्ड आरडीडी ज्यादा है, आप पीएनएल में क्रेडिट के साइड में ऐड करोगे आरडीडी ओल्ड, उसमें से आप लेस करोगे, बाकी की जो चीज आपने यहाँ पर ऐड की है ना वो आप लेस करोगे, तब जाके आपका अकाउंट बनेगा। हम आगे देखेंगे उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसा होता है। आगे वाले इलस्ट्रेशन में वैसे सम्स है, हम वो सॉल्व करेंगे। सो ठीक है, यहाँ तक अपना हो गया। अपना एक्चुअल इलस्ट्रेशन यहाँ पर खत्म होता है, बाकी के जो भी है वो सारे के सारे लॉलीपॉप से गाइस यार ये सब। ठीक है, बढ़ते आगे। परचेज हमने कर दिया रिकॉर्ड, मोटर कार। आहा, अब देखो जैसे जैसे एसेट आने लगे, आपको दिखा पहला एसेट दिखा, आप सारे के सारे एसेट्स खत्म कर लो। मोटर कार, मशीनरी, बिल्डिंग सारे खत्म कर लो। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, मोटर कार पे कोई डिप्रिसिएशन नहीं है, मैंने इसलिए उसको ऑटो कॉलम में लिख दिया 68,000। मशीनरी इन कॉलम हम डिप्रिसिएशन आगे काउंट करेंगे। बिल्डिंग इन कॉलम 75,000। इन दोनों एसेट्स के डिप्रिसिएशन आप देख लो वर्किंग नोट कैसा होता है। मशीनरी का है, जो अमाउंट दी गई है वो 1,14,800 दी गई। आपको इस पे 3% का डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। 114,800 इंटू 3 अपॉन 100। ये 20 कट, ये 20 कट, इसको इनसे इंटू कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर ये आया। अब मैंने इसमें से ये माइनस कर दिया, लेस कर दिया, मेरी बुक वैल्यू आ गई। बुक वैल्यू क्या होती है, जो आपकी डिप्रिसिएशन चार्ज करके जो वैल्यू निकलती है, जो असल एक्चुअल वैल्यू है एसेट की, वो होती है बुक वैल्यू। इन द सेम वे बिल्डिंग का आपको दिया है 75,000 इंटू 5 अपॉन 100। ये 20 कट, ये 20 कट, बचा 750 इंटू 5 कर दिया 3750 आंसर आता है हमारा। अब 75,000 में से जो हमारी पहली बिल्डिंग की वैल्यू थी उस पे से हमने इतना डेप्रिसिएशन निकाल लिया, अमाउंट बची मेरी 71,250। बुक वैल्यू आ गया गाइस, खत्म। वही चीज मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया गाइस, आप देख सकते हो सेम अमाउंट आ गई मेरी बाहर। अब जो डेप्रिसिएशन है यहाँ पर दिया है, देखा ना आपने, इसका दूसरा इफेक्ट, डेप्रिसिएशन इज आर एक्सपेंस, सॉरी लॉस। डेप्रिसिएशन इज आर लॉस। सो हम लॉस कहां पर लिखते हैं, डेबिट में कहां पर, ये आपका मिसलेनियस लॉस है, आपका थोड़ी ना कोई गुड्स वगैरह लॉस हो गया है, इसीलिए जाएगा पीएनएल के डेबिट में। इससे मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया है टू डेप्रिसिएशन। मशीनरी की वैल्यू लिख दी, जो भी डेप्रिसिएशन की अमाउंट थी मेरी। फिर बिल्डिंग 7350, दोनों को ऐड कर दिया, आंसर आया 7194। अब यार चलो आगे के सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। ऑडिट फीस मिसलेनियस एक्सपेंस है, रिकॉर्ड कर दो पीएनएल डेबिट में। सेल्स रिटर्न हम रिकॉर्ड कर दिया है पहले ही। डिस्काउंट देख लो, डिस्काउंट दिया कहां पर है, डेबिट बैलेंस में एक्सपेंस होता है या फिर असेट होता है। डिस्काउंट एक तो आपका इनकम होगा या फिर एक्सपेंस होगा, दिया है डेबिट में, सो इट विल बी एक्सपेंस। इसलिए आपका डिस्काउंट जो है वो आपने अलाउ किया है, वो आपका एक्सपेंस हुआ है, इसलिए पीएनएल डेबिट में। बिल्डिंग हमने कर दिया। कैशेड बैंक आपका एसेट है, जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड में। अब आते हैं आगे, 10% इन्वेस्टमेंट क्या होती है आपकी, असेट होती है। देखा, डेबिट में एक्सपेंस या फिर असेट, तो असेट होती है, असेट जाएगी बैलेंस शीट के असेट साइड में। दूसरा इफेक्ट क्या होगा इसका यार, दूसरा इफेक्ट क्योंकि ये हिडन एडजस्टमेंट है। ऐसे परसेंटेज जब भी आप देखोगे ना, सो बस होशियार हो जाओ यार, अलर्ट हो जाओ। जब भी आपने ट्रायल बैलेंस में परसेंटेज देख लिया, उसके
प्रोबेबली दो इफेक्ट हो सकते हैं। मैक्सिमम टाइम्स अगर आपने परसेंटेज देख लिया सो उसके दो ही इफेक्ट होते गाइस। अब यार इन्वेस्टमेंट का तो मैंने लिख दिया असेट साइड में, अब दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा। आपने इन्वेस्टमेंट किया था 20,000 का, आपको उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट अक्रू हुआ है, अक्रू हुआ यानी आपने कमाया है। सो कुछ कमाया, इंटरेस्ट कमाया, मिसलेनियस इनकम हो गया। वो मिसलेनियस इनकम जाता कहां पर है? इट गोज टू P&L डेबिट। इसकी एंट्री गाइस कुछ ऐसे होगी, आप देख लो। 10% इन्वेस्टमेंट जो था हमारा 20% 2000 का था, 20,000 का था सॉरी, उस पर हमने 10% का जो इंटरेस्ट कमाया अक्रू हुआ वो हमने ऐड कर दिया 2000, ठीक है 2000 सॉरी, उसको ऐड कर दिया तो वो हो गया 22,000। उसका सेकेंड इफेक्ट, आपने इंटरेस्ट कमाया, अक्रू किया, बाय इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट एट 10%, 2000। बस अब आते आगे एडवर्टाइजमेंट। इसमें भी हिडन एडजस्टमेंट छुपी हुई है। पेड फॉर 9 मंथ्स। साल कितने महीनों का रहता है गाइस? 12 मंथ्स ना। आपने 9 मंथ्स की पे की है, सो बचे 3 मंथ्स। 3 मंथ्स इज योर आउटस्टैंडिंग, आपको पे करना बाकी है, आपकी लाइबिलिटी बन चुकी है वो। इसका वर्किंग नोट कुछ इस तरह से होगा। एडवर्टाइजमेंट फॉर 9 मंथ्स, 3 मंथ्स जो था आपका आउटस्टैंडिंग आपको पता है, सो ऐसा करो 4,500 अपॉन 9 मंथ्स। इससे क्या होगा, आपको एक मंथ का 1 मंथ का आपको एक अमाउंट मिल जाएगी। मैंने 4,500 को 9 हिस्सों में बांट दिया, उसके टुकड़े कर दिया एक एक हिस्सों में। सो एक हिस्सा मिला मुझे 500, यानी एक मंथ का 500। सो वैसे मेरे 3 मंथ्स का बाकी है। 500 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 1,500। अगर आप करोगे तो आपकी एट द लास्ट अमाउंट आएगी 6,000। टू एडवर्टाइजमेंट 4,500 एड आउटस्टैंडिंग जो आपको बाकी था आपको पे करना है 1,500, 6,000। अब यार ये तो हिडन एडजस्टमेंट थी। इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा? अब जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो यार। ये हो गया आउटस्टैंडिंग, आपको आपकी लाइबिलिटी बन गई, वो आपको ऐड करना है आपके लाइबिलिटी साइड में। ऐड कर दो गाइस, चलो आउटस्टैंडिंग। क्या है? एडवर्टाइजमेंट। चलो एडवर्टाइजमेंट कितनी है? 1,500। इसको इनर कॉलम में लिखो क्योंकि आगे एक आउटस्टैंडिंग बाकी है हमारा। यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर एक आउटस्टैंडिंग छुपी हुई है, इसीलिए मैंने उसको इनर कॉलम में लिखा है गाइस, ठीक है। अब आ गई लास्ट एंट्री हमारी, रॉयल्टीज। ये रॉयल्टीज क्या होती है यार? रॉयल्टीज आपका वो अमाउंट होता है, आपने वो चुकाया, वो एक्सपेंस किया आपने, जो कि आपको किसी चीज का कॉपीराइट लेने में हेल्प कर रहा था। अब कॉपीराइट क्या होता है यार, तूने क्या बोल दिया। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा गाइस हमारी खुद की टेक्स्ट बुक। यहाँ पर आप देख सकते हो सी का सिंबल है, यानी ये बुक कॉपीराइटेड है। अगर मैं प्राइवेट पब्लिशर हूँ और मैंने इस बुक का सारा कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर लिया और मैंने खुद की पब्लिकेशन में मैंने छपवा दिया, सो मुझे इस महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन एंड करिकुलम रिसर्च से एक वार्निंग लेटर आएगा कि वो मुझे वार्न करेंगे कि आप ये पब्लिश ना करें या फिर आप पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो उनकी खुद की मेहनत है ना यार, हम उन्हें कॉपी नहीं कर सकते। सो रॉयल्टीज इज नथिंग बट आप इनका कॉपीराइट खरीद रहे हो। अगर मैं इनका कॉपीराइट ही खरीद लूं, इनका अमाउंट देके, पैसे देके चुका कर, सो मैं यार ऑफकोर्स छपवा सकता हूँ मेरे पब्लिकेशन में। यह होता है रॉयल्टीज। रॉयल्टीज में रिकॉर्ड कर दी है 3,000। अब आते आगे, अब जाते हम क्रेडिट बैलेंस पे। जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व एक तो आपका इनकम हो सकता है या लाइबिलिटी हो सकती है। अब यार रिजर्व कुछ कर रहे हो आप, वो आपका इनकम कैसे क्या होगा? वो आपकी लाइबिलिटी होगी। आपने कुछ एक हिस्सा एक रिजर्व करके रखा है, आपको वो चुकाना है, सो इट्स योर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी होगी तो जाएगी वो आपके लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के। मैंने इसे रिकॉर्ड कर दिया है जनरल रिजर्व को लाइबिलिटी में। कैपिटल जो है हमने पहले से रिकॉर्ड कर दिया, कैपिटल दया और क्षमा का। अब क्रेडिटर। क्रेडिटर आपकी एक तो इनकम हो सकती है या फिर लाइबिलिटी हो सकती है, जिसमें आपको पहले कहा। इनकम कैसे होगी यार, वो तो लाइबिलिटी होगी ना, सही। सो सन्ड्री क्रेडिटर्स 98,000 मैंने लाइबिलिटी में डाल दिया। देन आरडीडी है हमारी, आरडीडी हमने पहले ही कर ली है। सेल्स है वो भी हमने कर लिया। आउटस्टैंडिंग वेजेस या आउटस्टैंडिंग है, इसे रिकॉर्ड कर दो यहाँ पर। वेजेस कितना अमाउंट है गाइस? 700।
अगर हम इसे ऐड करें सो इसका अमाउंट आएगा 2200, 2200 क्योंकि 2200 आएगा। इसे आप ऐसा कोई कंडीशन नहीं है मतलब कि आप इसे साथ में ही लिखिए, आप सेपरेटली भी लिख सकते हो इसे एडवर्टाइजमेंट, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट करके और फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस इसे, पर कंसाइजली आपको आसान होगा ऐसे ही करना रिकॉर्ड। इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। अब देखते क्या बचा है। परचेज रिटर्न हमने कर दिया पहले ही। अब लास्ट में डिस्काउंट। डिस्काउंट है एक तो इनकम या लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कैसे हो गया, वो तो इनकम हो गया, इसलिए डिस्काउंट इनकम होगा। इनकम जाता कहां पर है, इट्स योर मिसलिनियस इनकम, इट विल गो टू P&L क्रेडिट साइड एज दिस बाय डिस्काउंट। आप रिसिप्ट लिख दो स्पेसिफिकेशन के लिए। रिसिप्ट कितना है 1800, आउटर कॉलम में जाएगा सीधा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब हमारा यहाँ पर ये खत्म होता है। सीरियसली खत्म होता है नहीं, कुछ छुपा है। आप देखिए जो फोर्थ एडजस्टमेंट है गुड्स वर्थ 1000, मैंने ये लास्ट में करने के लिए छोड़ दी थी क्योंकि हम कैपिटल से डील करने वाले ना, इसलिए। सो कैपिटल में किसने किया था, दया भाभी ने किया था। यहाँ पर लेस करेंगे ड्रॉइंग्स, सॉरी नीचे करते लेस क्योंकि ऊपर नेट प्रॉफिट आता है, पहले हम ऐड करते सारी चीजें। लेस करेंगे ड्रॉइंग्स, कितना है ड्रॉइंग्स 1000 है, ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि यहाँ पर ऐड करना है हमें आगे। अब सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा। सेकेंड इफेक्ट आपका गुड जो लाया था, गुड्स लाया था दया ने, उसने वो बाहर निकाल लिया। सो इट विल गो हियर बाय गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोपराइटर, ठीक है। प्रोपराइटर लिख दो आप या फिर दया लिख दो सीधा, दया विथड्रॉन बाय दया फॉर पर्सनल यूज। कितना है 1000 है, सीधा आउटर कॉलम 1000। अब मैक्सिमम स्टूडेंट भूल जाते हैं क्लोजिंग स्टॉक लिखने का। क्लोजिंग स्टॉक इसलिए मैंने आपको कहा था सर्कल कराओ बनाओ। इसके दो इफेक्ट जाएंगे बैलेंस शीट के असेट में क्योंकि आपका ये स्टॉक है बचा हुआ, और एक इफेक्ट जाएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि आपका वो स्टॉक बचा है बाय क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक कितना है क्लोजिंग स्टॉक 40,000 है, और एक जाएगा असेट में क्लोजिंग स्टॉक करके, क्या नाम से, क्लोजिंग स्टॉक 40,000। अब यहाँ पर आता है मेन प्रॉब्लम का एंड, जहां पर आपको समझेगा आपका प्रॉब्लम जो क्वेश्चन था वो सही हुआ है या गलत हुआ है। अब आपको निकलना है ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट टैली करनी है। या आपको हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट मिले या लॉस मिले, नेट प्रॉफिट मिले या नेट लॉस मिले। अब यार ये ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट क्या बोल रहा है बंदा, यार बकवास कर रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट वो होता है जो आपके फैक्ट्री में जो आपने असल में कमाया है, आपके बिजनेस रिलेटेड ऑपरेशन से आपने कमाया है, मतलब गुड्स सेल किया, गुड्स खरीदा, जो भी लॉस हुआ, जो भी आपने रिटर्न किया है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। जब आपका जो इनकम साइड है, ठीक है, इनकम साइड जब इससे ज्यादा होगा सो वो प्रॉफिट होगा, जब ये साइड ज्यादा होगा इससे सो वो लॉस होगा। आप दोनों की टोटल निकाल लीजिए, देखिए कौन सा साइड बड़ा है। इस समय इस साइड का टोटल ज्यादा है, इस साइड का, इस तरफ का वो टोटल है 330,500। और अगर आप इस साइड का टोटल लोगे सो वो टोटल आएगा 221,000, मतलब 2,21,000। सो अब करना क्या है, आपको 3,30,500 में से 2,21,000 डिडक्ट करना है, लेस करना है, माइनस करना है। और जो भी आपका अमाउंट आएगा वो आपका ऑब्वियसली यार प्रॉफिट होगा ना, जितना आपने कमाया जितना गवाया बचा प्रॉफिट, सो इट विल बी योर ग्रॉस प्रॉफिट। सेम लॉजिक अप्लाई होता है नेट प्रॉफिट पे। अब नेट प्रॉफिट को ऐसा नेट प्रॉफिट क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी इन्वॉल्व होगा। जो आपने फैक्ट्री में कमाया, जो भी डील्स करके आपने कमाया, जो भी आपका बिजनेस है, फर्म है, जिससे रिलेटेड है, जिस ऑपरेशन से रिलेटेड है, जो भी आपने उससे कमाया है, वो भी इनडायरेक्टली आपका, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका इनकम ही होगा ना गाइस। सो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, मैंने इसको ऐड कर जो भी इसका अमाउंट आया वो लेस किया, सो मेरा प्रॉफिट आया इतना।
इस प्रॉफिट को मैंने इसमें ऐड कर दिया हमारे नेट प्रॉफिट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट कर कर, ठीक है। इसकी टोटल लिया, इसकी टोटल लिया, इसकी टोटल ज्यादा आई मेरी, सो मैंने ये जो टोटल थी इसकी इसमें से माइनस किया, मेरा आया नेट प्रॉफिट, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली। पर देख लो आपने जैसे 11 में किया होगा उसमें आप सीधा नेट प्रॉफिट लिखकर छोड़ देते थे, पर आपको जो प्रॉफिट मिला है वो दोनों लोगों में, दोनों हिस्सों में बराबर से बांटना है। आपका जो रेशो दिया है, यहाँ पर रेशो आपको दिया है 1:1, मतलब इक्वली सबको इक्वली बांटना है। नेट प्रॉफिट आपका आएगा 88,621, यानी 88,621। अब आप इसको दो हिस्से में डिवाइड करोगे सो अमाउंट पॉइंट में आएगा, इसलिए आपने दया को 1 रुपी ज्यादा दे दी, ठीक है। आपको ऐसे करना पड़ता है, आपका आंसर जो है वो पॉइंट में ना आए। आप इसको 1 रुपी ज्यादा दो या इसको 1 रुपी ज्यादा दो, एक ही होने वाला है, ठीक है। नेट प्रॉफिट तो मेरा निकल गया। अब नेट प्रॉफिट जाएगा कैपिटल में, ऐड होगा दोनों को, दया और क्षमा को। मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया गाइस, देखो नेट प्रॉफिट मेरे बाकी का जो एंडिंग अमाउंट आया वो है 2,03311, 2,03,311। क्या यार, ऐसे बड़े बड़े नंबर्स होते हैं। क्षमा का आया 1,64,310, ठीक है। और जब मैं इसकी टोटल लूंगा, इसकी टोटल लूंगा, दोनों टोटल्स मैच होने चाहिए, तभी जाकर आपका जो आंसर है वो सही कहलाता है। मैक्सिमम केसेस में आंसर टैली हो जाता है, पर किसी किसी केसेस में, मतलब सम्स पे डिपेंड करता है गाइस आपके, किसी किसी केस में टैली नहीं होता है। इस केस में मेरा टैली कर गया, ये आंसर सही है। ये जो आपने सम किया, आपने इलिस्ट्रेशन, ये सब सही है। सो एट द एंड गाइस अपना ये इलिस्ट्रेशन सॉल्व हो चुका है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन जो कि इलिस्ट्रेशन सेकेंड में शिल्पा और कैटरीना। सो सी यू गाइस, स्टडी हार्ड बडीज। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करो, कमेंट, शेयर, and please don't forget to hit the subscribe button to get my daily notifications.